चलिए अब हम जीएसटी के प्रैक्टिकल्स देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें। राज ट्रेडर्स ने राहुल एंटरप्राइजेस को 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारी पट्टे की शर्त पर नकदी बेचा। ठीक है, राज एंटरप्राइजेस मतलब राज ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू ऑफ 10,000 टू राहुल एंटरप्राइजेस 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। अभी यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है आपको 20%। ठीक है, यहाँ पे व्यापारी पट्टा आपको 20% दे रखा है। दूसरा ये कि नकदी बेचा गया है माल। ठीक है, आपको यहाँ पे कैश सेल किया गया है, कैश सेल हुआ है, कैश परचेज हुआ है। और जीएसटी इस पेबल, जीएसटी का रेट दे रखा है आपको 18%। और यहाँ सेपरेटली लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 18% है और अलग से देय है। ये 4-5 चीज़ें जो तो आपको ध्यान में रखनी है। जनरल एंट्री करनी है हमको इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज़। दोनों की पुस्तकों में हमको क्या करना है, जनरल एंट्री या नकल प्रविष्टियाँ करना है। तो अब सबसे पहले हमको दोनों की पुस्तकों में करना है। तो मैं आपको पहले एक की पुस्तकों में बताती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, हेडिंग आपको डालनी है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ राज ट्रेडर्स कौन है, सेलर है, बेचने वाला है। तो यहाँ जब हम जीएसटी का क्वेश्चन करते हैं तो हम सेलर की जगह ज़्यादातर कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, सप्लायर। ठीक है, तो यहाँ हम कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, सप्लायर। मैंने दोनों लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जीएसटी के क्वेश्चन में हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है सप्लायर एंड रिसिप्शिएंट। बायर को क्या बोलते हैं, रिसिप्शिएंट बोलते हैं, और सेलर को क्या बोलते हैं, सप्लायर बोलते हैं जीएसटी के प्रैक्टिकल्स में। तो अब हम फॉर्मेट आपका सेम है, जनरल एंट्री का कोई अंतर नहीं है। राज ट्रेडर्स कौन थे, सेलर था, सप्लायर था। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसने क्या करा, सेल किया। आपको पता है गुड्स गए उसके बिजनेस से, तो सेल करके जब गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से तो क्या होता है, बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं मतलब क्रेडिट होगा, क्योंकि रियल अकाउंट, गुड्स जो होते हैं रियल अकाउंट होते हैं, वस्तु है वो, तो रियल अकाउंट में आएगी। उसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स जा रहे हैं इसलिए हमने टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। ठीक है, दूसरा अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि ये क्या है, नकदी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। हमने यहाँ पे भी हाईलाइट करा था, कैश ट्रांजेक्शन है। तो मतलब यहाँ सेल कर रहा है, अगर इसके गुड्स जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश भी आ रहा है इसके बिजनेस में। तो कैश इनके बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी चीज़ बिजनेस में आएगी वो डेबिट होगी, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और गुड्स गए इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये दो एंट्री तो बहुत सिंपल सी है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, एक चीज़ है जो आपको नोट करनी है कि जो जीएसटी होता है वो कौन पे करता है। यहाँ पे जो जीएसटी जो चार्ज करता है वो सेलर चार्ज करता है, और उसका जो पेमेंट है वो परचेज़र करता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेलर होगा, मतलब यहाँ जो राज ट्रेडर्स है वो जीएसटी को भी अलग से लेगा। ठीक है, तो जीएसटी ले रहा है मतलब उसके लिए उसकी जो है इनकम हुई, क्योंकि उसने क्या करा, जीएसटी अलग से लिया। तो यहाँ पे जो है जीएसटी जो है वो भी आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा है, जितने भी टैक्सेस होते हैं, जितने भी इंटरेस्ट होता है, कमीशन होती है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और उसका क्या रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पैसा मिला, इसको इस कैश के अंदर क्या शामिल है, जीएसटी भी जो इसके अंदर आएगा। मतलब ये जो कैश लेगा राज ट्रेडर्स ने माल बेचा, तो माल बेचने पे जो पैसा वो लेगा, इस पैसे के अंदर क्या शामिल है, जीएसटी। तो एक तरह से ये जो इनकम हुई, इसमें कुछ इनकम किसकी है, जीएसटी की तरफ से है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये इनकम के रूप में राज ट्रेडर्स के पास आ रहा है जीएसटी। तो यहाँ पे ये जीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि परचेज होगा तब हम जो है जीएसटी जो होगा उसको कैसे लिखेंगे, इनपुट जीएसटी, और सेल पर अगर जीएसटी लगाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे, आउटपुट जीएसटी। डिस्काउंट आपने देखा था, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। जब डिस्काउंट देते थे तो डिस्काउंट अलाउड लिखते थे, और डिस्काउंट मिलता था तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते थे। सिमिलरली अगर परचेस करते हैं और जीएसटी को पे करते हैं तो क्या लिखेंगे, इनपुट जीएसटी, और सेल करते हैं और जीएसटी जो है बायर से लेते हैं तो क्या लिखेंगे, आउटपुट जीएसटी। इसलिए यहाँ पे सेल करा है तो सेल कर रहा है और जीएसटी ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आउटपुट जीएसटी।
ठीक है, अभी कैलकुलेशन में आपको समझाती हूँ, पहले एंट्री समझ लीजिए। और सिमिलरली अब जो है राहुल एंटरप्राइजेज, ये कौन है? बायर है, रिसिपिएंट है, जिन्होंने गुड्स खरीदे हैं। तो गुड्स खरीदे हैं, गुड्स आए बिजनेस में, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा उनके बुक्स में। और इन्होंने पेमेंट दिया है, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब इनने जो पेमेंट करा है कैश का, इसके अंदर क्या शामिल है? जीएसटी का अमाउंट भी शामिल है। तो ये जो जीएसटी का अमाउंट है, ये एक तरह से इनके लिए क्या हुआ? खर्चा हुआ एक्स्ट्रा। और खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और परचेस पे जीएसटी क्या कहलाता है? इनपुट जीएसटी। और सेल पे जीएसटी क्या कहलाता है? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब हम ये अमाउंट कैसे लाए हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। जीएसटी का कैलकुलेशन होगी कैसे करना है। तो आपका जीएसटी का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर दिखाया था कि जो जीएसटी है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है परचेज और सेल की, वो वैल्यू आ जाएगी इनटू रेट बाय 100 आ जाएगा। किसमें? जब जीएसटी क्या होगा ना, जो है शामिल नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। मतलब जो प्राइस, ये जो 8,000 रुपये दे रखे हैं, इसके अंदर जीएसटी शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपकी देख लीजिए, आप यहाँ से देखते हैं 10,000 का था, माल कितने का था? 10,000 का था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? 10,000 सेल और परचेज, जो भी सेलिंग और या परचेजिंग हुई गुड्स की, वो कितने की थी? 10,000 की थी। और इस बार हमारे क्वेश्चन में 20% व्यापारी पट्टा था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था। तो हम पहले 10,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2,000। ये 2,000 ट्रेड डिस्काउंट हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारी जो नेट सेल है, मतलब शुद्ध क्रय और विक्रय, नेट परचेज और नेट सेल कितना आ गया? 8,000 आ गया। अब जीएसटी कैलकुलेट करेंगे हम किस पे? इस नेट प्राइस पर। नेट सेल और परचेज पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। हमारी जीएसटी की रेट दे रखी है 18%। तो हम पहले ये अमाउंट लिखेंगे 8,000, हमने ये 8,000 अमाउंट लिख दिया है। इसके अंदर जीएसटी शामिल नहीं है। कैसे पता पड़ा शामिल नहीं है? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जीएसटी अलग से देय है, सेपरेटली लगाया जाएगा। जब सेपरेटली लिख रखा है, आपको अलग से देय लिख रखा है, इसका मतलब ये जो प्राइस है इसके अंदर जीएसटी शामिल नहीं है। तो जब जीएसटी शामिल नहीं होता है तो इसका फॉर्मूला मैंने दे रखा है आपको कि जो भी वैल्यू है वो इनटू जीएसटी की रेट डिवाइडेड बाय 100। जब आप ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो आपकी जीएसटी की वैल्यू आ जाएगी 1440। मतलब जीएसटी कितने का हो गया? अब 1440 का। और हमारी सेल आपको यहाँ क्लियर दिख रही है, शुद्ध सेल 8,000 की। तो ये जो 8 सेल है, इसके सामने टोटल आप 8,000 लिख देंगे, क्योंकि हमने ये निकाल दिया है यहाँ पे शुद्ध सेल और परचेस कितना? 8,000। और यहाँ पे भी परचेस कितना हो जाएगा? 8,000। मतलब जो सेलिंग हुई वो नेट सेल कितनी? 8,000। और यहाँ नेट परचेस कितनी है? 8,000। सिंपल सी बात। जीएसटी के सामने जीएसटी का जो हमने अमाउंट कैलकुलेट करा है वो आपको लिखना है 1440, यहाँ भी 1440। तो अब जो कैश पेमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ राहुल एंटरप्राइजेस कैश को पे कर रहे हैं, तो कितना कैश पे करेगा? 9,440 रुपया। इसमें से गुड्स की वैल्यू कितनी है? 8,000 और 1,440 क्या है? यहाँ पे जीएसटी शामिल है। सिमिलरली यहाँ पे राज ट्रेडर्स जो है वो उनको कैश मिलेगा, तो उनको कितना कैश मिलेगा? 9,440 रुपये। इसमें से उनका जो सेल करा उसमें उसकी इनकम कितनी है? 8,000। और उनने जीएसटी जो लिया है वो कितने का है? 1,440 रुपये। ये 1,440 रुपये जो जीएसटी है, ये इनकी पर्सनल इनकम नहीं है, ये बाद में गवर्नमेंट को पे करनी है। इसलिए इन्होंने पहले से ग्राहक से क्या करा है, इनकी कॉस्ट प्राइस में इसको, मतलब इन्हें जो पैसे मांगे, कैश मांगा, उसमें इसको इंक्लूड कर दी है। इसलिए यहाँ इनको इतना कैश मिल रहा है और इनको कैश इतना देना पड़ रहा है। ये हमने जीएसटी का एक क्वेश्चन देखा है। टोटल आपको करना है। इसके बाद नरेशन आप चाहे तो देख सकते हैं। गुड्स सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी चार्ज। यहाँ जीएसटी लगाया गया है, चार्ज किया गया है, और यहाँ जीएसटी जो है वो दिया गया है। तो अब यहाँ चार्ज की जगह दे सकते हैं कि जीएसटी चार्ज भी लिख सकते हैं, और चाहे तो जीएसटी प्रोवाइडेड भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। और रेट देना है 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशिका ट्रेडर्स ने मारुति अप्रैल से 1,26,000 रुपये का मूल्य के गारमेंट्स खरीदे हैं। मूल्य में 5% की दर से जीएसटी शामिल है। अब की बार जो क्वेश्चन है वो शामिल है, इसमें लिखा हुआ है क्लियर कि जीएसटी क्या है? शामिल है मूल्य में। ठीक है, और रेट भी दे रखी जीएसटी की 5%।
46,000 का रुपये का क्या करा, नगद भुगतान कर दिया। और बाकी जो है वो क्या है, उधार है, शेष उधार है। ठीक है, अब यहाँ वंशिका ड्रेसेस जो है वो खरीद रही है, बॉट कर रही है, मतलब वंशिका ड्रेसेस क्या हो गई, बायर हो गई, रिसिप्शेंट हो गई। इसलिए यहाँ पे मैंने जनरल एंट्री पर हेडिंग डाली है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वंशिका ट्रेडर्स, ब्रैकेट में लिख दिया है बायर और रिसिप्शेंट। ठीक है, ताकि ये आपका कन्फ्यूजन ना हो कि सेलर है कि बायर है। तो ये बायर है और मारुति अप्रैल्स क्या है, ये सेलर है और सप्लायर है, क्योंकि वंशिका ड्रेसेस ने किससे ख़रीदा है, मारुति अप्रैल से ख़रीदा है। वंशिका ड्रेसेस बॉट फ्रॉम मारुति अप्रैल्स। तो ये हो गया आपका कौन बायर कौन सेलर। इसमें मैंने जो चीज़ें हाईलाइट करी आपको ध्यान रखना है, जीएसटी ये 1,26,000 के अंदर कौन है, जीएसटी शामिल है। पहले जो क्वेश्चन करा था हमने उसमें जीएसटी शामिल नहीं था, इसमें जीएसटी शामिल है। जीएसटी की वैल्यू आपको दे रखी 5%। 46,000 रुपीज़ का क्या कर चुके हैं, कैश पेमेंट हो चुका है और बचा हुआ क्या माना गया है, उधार माना गया है। तो हम पहले वंशिका ट्रेडर्स को देखते हैं, इन द बुक्स ऑफ वंशिका ट्रेडर्स। तो वंशिका ट्रेडर्स जो है वो बायर है, खरीदने वाले हैं, इसलिए परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इनके पास गुड्स आए खरीदने से, इसलिए परचेज अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हो गया। परचेज अकाउंट तो डेबिट हुआ, लेकिन इन्होंने क्या करा, आधा पेमेंट भी कर दिया है, पूरा पेमेंट नहीं करा है। तो हम क्या मानेंगे कि आधी कैश सेल है, आधी कैश परचेज है और आधी क्रेडिट परचेज है। मतलब आधा जो उन्होंने ख़रीदा है वो कैश में ख़रीदा है और आधा उधार में ख़रीदा है। तो कैश में जो ख़रीदा उसके लिए कैश दिया है, तो कैश जा रहा है इनके बिजनेस से, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया है। दूसरा जो अमाउंट नहीं दिया है तो वो हमको ने क्रेडिट परचेज मानी है। तो जब भी क्रेडिट होता है कोई भी ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल होती है या क्रेडिट परचेज होती है, तो हम नाम लिखते हैं उस बंदे का जिससे ख़रीदा या बेचा गया होता है। तो यहाँ पे जो है परचेज़ करा है उधार में, तो उधार में किससे परचेज़ करा है उसका नाम भी आ जाएगा मारुति अप्रैल्स। आप चाहे तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, आप पहले कैश की एंट्री भी कर सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर आप क्रेडिट की एंट्री कर सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू मारुति अप्रैल्स अकाउंट। तो दोनों एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ कंबाइन एंट्री करी है। ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि परचेज़ पे जो जीएसटी लगता है उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं। तो यहाँ वो परचेज़ कर रहा है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। वंशिका ट्रेडर क्या कर रही है, जीएसटी पे कर रही है, उसके लिए खर्चा हुआ, ठीक है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा नुकसान हुआ, खर्चा हुआ, तो इसलिए वो क्या करेगी, इसको डेबिट करेगी, इनपुट जीएसटी का अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट करेगी। ये एंट्रीज मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी। सिमिलरली सेलर की एंट्रियाँ भी देख लेते हैं। सेलर सेल कर रहा है तो उसको कैश मिला है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ डेबिट करा है। पूरा कैश नहीं मिला है तो थोड़ा बहुत कैश लेना बाकी है, तो जिससे लेना बाकी उसका नाम भी लिखेंगे हम वंशिका ड्रेसेस, और इसको भी डेबिट कर देंगे क्योंकि ये डेटर है, ठीक है। ये मारुति अप्रैल्स जो है इसके लिए वंशिका ट्रेडर्स कौन है, डेटर है, जिनसे पैसा लेना बाकी है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने कंबाइन एंट्री करी। आप चाहे तो कैश की एंट्री अलग कर सकते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री अलग कर सकते हैं। कैश सेल की एंट्री अलग करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा, और अगर क्रेडिट की करेंगे तो वंशिका ड्रेसेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा। अलग अलग एंट्री आप कर सकते हैं। सिमिलरली अब जीएसटी, तो जीएसटी जो है ये लेगा, ये इनकम हो रही है, बिज़नेस में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है जीएसटी के रूप में, तो ये जो है बिज़नेस में जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि इनकम क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। यहाँ पे हम सेल पे जब जीएसटी लेते हैं तो उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, इसलिए यहाँ आउटपुट जीएसटी अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। हालांकि ये इनकम टेम्प्रेरी है, ये इनकम बिजनेस की नहीं है, इसमें से जो जीएसटी है उसका कुछ भाग तो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। नरेशन आपको लिखना है गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, क्योंकि दोनों में हुआ है, कैश में भी बेचा गया है और क्रेडिट में भी बेचा गया है, और जीएसटी 5% पर चार्ज किया गया है। अब जीएसटी का कैलकुलेशन देखते हैं। फॉर्मूला वही, परचेज और सेल प्राइस इंटू जीएसटी रेट 100 प्लस जीएसटी रेट। ये फॉर्मूला क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसमें जीएसटी शामिल है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में जीएसटी का फॉर्मूला बताया था, जब जीएसटी शामिल होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। तो अब की बार हमको सेलिंग और परचेज प्राइस कितनी दे रखी है, 1,26,000 रुपये। 1,26,000 रुपये में हमने माल बेचा है और ख़रीदा है, तो यहाँ 1,26,000 आ जाएगी। रेट आपकी जीएसटी की 5% है, इसलिए इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट। तो जीएसटी रेट कितनी, 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,26,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके जीएसटी कितना आ जाएगा, 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब 1,26,000 रुपये के गुड्स थे, प्राइस जो थी परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस वो कितनी थी, 1,26,000 थी,
लेकिन इसमें क्या है, जीएसटी शामिल है। हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि जीएसटी शामिल है, लिखा हुआ है क्लियर, ठीक है। यहाँ क्लियर लिखा गया है कि प्राइस इंक्लूड्स 5% जीएसटी, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। तो इंक्लूड है तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, जीएसटी को, 6000 का जीएसटी को माइनस कर देंगे। और एक्चुअल में जो परचेज प्राइस है, जिसको हम बोलते हैं नेट परचेज प्राइस, या हम बोल सकते हैं नेट सेलिंग प्राइस, शुद्ध क्रय मूल्य या शुद्ध विक्रय मूल्य, वो निकाल लेंगे हम। वो कितना आया हमारा 1,20,000, क्योंकि इसमें जीएसटी शामिल था तो हमने 6000 जीएसटी अलग कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ परचेस के सामने और यहाँ सेल के सामने कौन सा लिखेंगे हम, नेट परचेस प्राइस एंड नेट सेल प्राइस। वो कितनी आई हमारी 1,20,000, यहाँ 1,20,000। इनपुट और आउटपुट जीएसटी का अमाउंट कितना आया 6000, इसलिए दोनों तरफ हमने 6000 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली कैश जो हमको मिला, और यहाँ पे वंशिका ट्रेडर ने कितना कैश पे करा है 46,000, और यहाँ पे इसको कितना कैश मिला है मारुति अप्रैल्स को 46,000, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि 46,000 का नगद भुगतान है, इसलिए 46,000 कैश के सामने आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। और बचा हुआ जो होगा, आप टोटल यहाँ का टोटल करिए, 46,000 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 80,000, मतलब 80,000 की क्या है, क्रेडिट सेल है। और यहाँ पे 80,000 की वंशिका ट्रेडर्स के लिए क्रेडिट परचेज है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करना, 2-3 प्रैक्टिकल और आपको बुक्स में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो भी बहुत ईजी है, सेम टू सेम है, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।